Assalamu alaikum students. I hope you all will be fine and I hope के पिछले लेक्चर्स की आपको समझ आई होगी और मैं देख रहा हूँ कि बाकी क्लासेस के स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं। एएमएससी थर्ड जो है इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं कर रहा, ना बॉयज़ क्वेश्चन कर रहे हैं ना ही कोई गर्ल्स क्वेश्चन करती हैं। तो कोशिश क्या करें कि कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछा करें, ठीक है। सो वी स्टार्ट विद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सो today is our fifth lecture of evolution and principles of systematics. Today is Monday 20th April 2020. So we were discussing about the Lamarck theory or Lamarckism or theory of inheritance of acquired characters. So we have already studied its introduction, so there's no need to study it again. So what are the main postulates of Lamarck theory? So or theory of inheritance of acquired characters. And I have discussed in the previous lecture और आज भी थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूँ। तो पहला पॉइंट जो था हमारे पास लमार्क का, दैट इज एनवायरमेंटल इफेक्ट, कि हमारे पास जो एनवायरनमेंट है उसका डायरेक्ट रोल है किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ के ऊपर, और जब भी किसी एनवायरनमेंट में चेंज आती है तो एनवायरनमेंट तो उस ऑर्गेनिज्म की नीड में चेंज आती है। लाइक पहले बहुत ठंडा एनवायरनमेंट था तो वो ठंड के हिसाब से उसने करेक्टर्स अडॉप्ट किए थे। अब एनवायरनमेंट एकदम चेंज आई और गर्म हो गया, तो अब क्या हुआ कि नीड चेंज हो गया ऑर्गेनिज्म के, अब उसको वो करेक्टर्स अडॉप्ट करने जो उसको गर्म क्लाइमेटिक कंडीशन में रहने के काबिल बनाए। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस नीड और ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, दे स्टार्ट यूजिंग ओवर यूजिंग सम ऑफ देयर ऑर्गन्स एंड डिस यूजिंग सम ऑफ देयर ऑर्गन्स। सो दो वो ऑर्गन्स जिनको वो ओवर यूज करते हैं वो ओवर डेवलप हो जाते हैं, और वो ऑर्गन्स जिनको वो लेस यूज करते हैं वो लेस डेवलप्ड हो जाते हैं और फाइनली वेस्टिजियल हो जाते हैं। फिर उसने कहा थर्ड जो पॉइंट था उसका, इंटरनल फोर्स ऑफ लाइफ। इंटरनल फोर्स ऑफ लाइफ कि जब भी हमारे पास कोई भी चेंज आती है एनवायरनमेंट में तो ऑर्गेनिज्म की नीड में चेंज आती है, और उसके बाद ऑर्गेनिज्म के अंदर से एक डिजायर पैदा होती है, उसकी विल प्रोड्यूस होती है कि अगर मेरा ये चीज या ये मेरे पास करेक्टर होता या मेरा ये करेक्टर या ये ऑर्गन वेल डेवलप्ड होता तो मैं इस चेंज को इजीली कोप कर सकूंगा। तो वो जो इंटरनल डिजायर होती है बॉडी की वो क्या कराती है, उस चेंज को बॉडी में प्रोड्यूस करवाती है। और फोर्थ था उसका इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। इनहेरिटेंस, और इसको हम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स भी इसीलिए कहते हैं कि लमार्क का ये कॉन्सेप्ट था कि वो तमाम कैरेक्टर्स जो ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ टाइम के दौरान एक्वायर करते हैं वो उसकी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। लाइक आपने कोई चीज आप याद कर रही हैं, ये एक्वायर कर रही हैं, आप जो इल्म है एक्वायर कर रही हैं, तो आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें ये खुद ब खुद ट्रांसफर होते हैं। ये लमार्क का कहना था कि वो करेक्टर, ये तो मैंने एक आपको मेंटली करेक्टर दिया है, लाइक कोई भी फिजिकल करेक्टर, तो लमार्क का ये मानना था कि कोई भी करेक्टर जो ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ टाइम के दौरान एक्वायर करता है उसकी इनहेरिटेंस होती है और वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होता है। इसकी हमने यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन है कि हमारे पास चेंज इन एनवायरनमेंट पे जो है ऑर्गेनिज्म कुछ ऑर्गन्स को ओवर यूज करता है तो वो ओवर डेवलप्ड हो जाते हैं, और लेस यूज करता है तो वो लेस डेवलप्ड रह जाते हैं, या वेस्टिजियल हो जाते हैं, या फाइनली लॉस हो जाते हैं। फिर इंटरनल फोर्स ऑफ लाइफ है, और ये फोर्थ पोस्टुलेट है व्हिच इज द इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। दूसरा जो इसमें इसका पॉइंट था कि आफ्टर मेनी जनरेशन इट लीड्स टू गेन ऑफ एन ऑर्गन और लॉस ऑफ एन ऑर्गन। लाइक किस तरह के हमारे पास ये नहीं कि एक ही जनरेशन में क्या होता है कि ये सारा प्रोसेस हो जाता है, इट नीड्स थाउजेंड्स ऑफ जनरेशन, बहुत ज्यादा जनरेशन होती हैं, ठीक है। जो मैं आपको एग्जांपल से समझाई थी, लाइक हमारे पास मैंने डॉल्फिन की आपको एग्जांपल दी थी प्रीवियस लेक्चर में। तो लमार्क ने जो अपनी थ्योरी की फेवर में जो एग्जांपल्स दी थी, तो सबसे पहले उसने जिराफ की एग्जांपल दी थी कि हमारे पास जिराफ्स के जो इंसेस्टर्स थे उनकी शॉर्ट लेग्स थी और शॉर्ट नेक्स थी, फिर चेंज इन एनवायरनमेंट हुआ कि वो नीचे से घास खत्म हो गया तो वो ग्रेजर्स थे। एज अ रिजल्ट उनको जो है दरख्त के पत्ते खाने पड़ते थे, तो दरख्त के पत्तों पे फीडिंग करने वालों को हम ब्राउजर्स कहते हैं। तो जिराफ क्या बन गए, ब्राउजर्स बन गए। तो चूंकि नीचे वाले पत्ते जल्दी खत्म हो गए तो उनको अपनी टांगे और नेक स्ट्रेच करके ऊपर वाले पत्ते तोड़ने पड़ते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या किया उन्होंने, ओवर यूज स्टार्ट किया देयर नेक एंड देयर लेग्स को, तो वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होती गई। लाइक एकदम एक जनरेशन में नहीं होता। लाइक क्या हुआ कि उसकी डेवलप हुई और नेक में 0.01 mm का इजाफा हो गया उसकी लेंथ में। तो अब जो नेक्स्ट जनरेशन है ये करेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होगा तो उसकी गर्दन ऑलरेडी 0.1 mm होगी,
और वो जब ओवर यूज करेगा तो 0.1 mm और उसकी गर्दन की लेंथ में इजाफा हो गया। और इस तरह करते करते आफ्टर मैनी जनरेशन हमारे पास जो मॉडर्न डे जिराफ हैं विद लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स वो इवॉल्व हुए। और ये इसमें से इसका जो ये सारा नॉलेज मिला ये उसको फॉसिल्स के रिकॉर्ड से भी मिला कि हमारे पास जो फॉसिल्स थे वो पुराने जिराफ्स के वो उनकी छोटी सी गर्दन होती थी और छोटी सी लेग्स होती थी और आहिस्ता आहिस्ता करके उसमें ये चेंज आए। लेकिन उसमें ये भी है कि चूंकि उस टाइम वो नहीं था तो मे भी पॉसिबल है कि वो कोई और उस टाइम ऑर्गेनिज्म हो जो जिराफ की तरह हो और एक्सटिंक्ट हो गए हो, लेकिन उसने इन फॉसिल्स को मॉडर्न जिराफ के साथ कंपेयर किए। फिर उसने स्नेक्स की एग्जांपल दी कि वो टेट्रापोड्स थे। ये भी पिछली बार डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सो हॉर्सेस को भी एक्सप्लेन किया था मैंने। आज फोर्थ एग्जांपल है हमारे पास डक की। तो जो फोर्थ एग्जांपल दी थी लमार्क ने अपनी थ्योरी की सपोर्ट में वो डक की थी। सो एंसेस्टर्स ऑफ डक्स हैव शॉर्ट एंड नॉन वेब्ड फीट एंड दे लिव ऑन लैंड। हमारे पास जो एंसेस्टर्स थे डक के या जो पुराने जमाने की डक्स थी, बहुत पुराने जमाने की यानी कि मिलियंस ऑफ इयर्स एगो, उनकी लेग्स बहुत शॉर्ट होती थी और नॉन वेब्ड फीट। वेब कहते हैं कि वो जो हमारे पास इधर मैंने शायद डाला हो, सॉरी नहीं डाला। लाइक अगर आप इधर देखें तो ये जो हमारे पास मेम्ब्रेन है बिटवीन द टू फिंगर्स या बिटवीन ऑल द फिंगर्स ऑफ डक या कोई भी हमारे पास जो बर्ड होते हैं, जो सी बर्ड्स हैं या हमारे पास एक्वेटिक बर्ड्स हैं, तो ये हमारे पास इनके फिंगर्स के दरमियान जो ये मेम्ब्रेन होती है इसको हम वेब कहते हैं। तो पहले ये हमारे पास वेब्ड फीट हैं तो जिनके दरमियान ये ना हो, लाइक जो हमारे पास मुर्गियों वगैरह के पाँव होते हैं वो हमारे पास नॉन वेब्ड फीट हैं। तो सेम उसकी तरह हमारे पास जो डक्स थी उनकी भी लेग्स शॉर्ट थी और उनके फीट जो थे वो नॉन वेब्ड होते थे। एंड दे लिव ऑन लैंड, और वो प्योरली टेरेस्ट्रियल थे और जमीन पे रहते थे। चेंज इन, फिर क्या हुआ, वही फर्स्ट पॉइंट एलएमआर का, चेंज इन एनवायरनमेंट। चेंज इन एनवायरनमेंट क्या हुआ, दैट इंक्रीज्ड इन कंपटीशन। कंपटीशन किस तरह कि लाइक अगर फॉर एग्जांपल एक एरिया है, कोई भी जगह है, वहां पे 100 बंदे रह रहे हैं और वो 100 बंदों की खुराक को वो एरिया सपोर्ट करता है। मीन वहां पे 100 डक्स अगर रह रही हैं या कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो 100 एनिमल्स जो हैं जो वहां से फीडिंग कर सकते हैं। अब क्या हो गया, अब अगर वहां पे वो 100 लोगों को खाना दे सकती है वो जगह और वहां पे ऑर्गेनिज्म आ गए 300, अब क्या होगा, कंपटीशन होगा। जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो फूड हासिल करने के लिए एक दूसरे से compete करेंगे, लड़ाई करेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हुआ कि चेंज इन एनवायरनमेंट हुआ कि वहां पे जिस एरिया में डक्स रहती थी वहां पे और भी ज्यादा एनिमल्स आ गए और वहां रहना शुरू हो गया। एज द रिजल्ट कंपटीशन हो गया। कंपटीशन हो गया तो चूंकि ये क्या था, एक नाजुक सा बर्ड था तो ये उनके साथ compete नहीं कर सक रहा था। एज अ रिजल्ट चूंकि इसको फूड नहीं मिलती थी, आहिस्ता आहिस्ता इसकी पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही थी। तो अब क्या हुआ, इसने अब नीड, चेंज इन एनवायरनमेंट हुआ कि कंपटीशन बढ़ा। अब उसकी नीड क्या थी कि किसी और जगह पे हम माइग्रेट हो जहां पे इजीली हमें खुराक मिले। सो उस टाइम चूंकि सारी ज्यादातर जो लाइफ थी वो जमीन पे थी, सो दे स्टार्ट टू माइग्रेट टू वाटर। तो वो क्या है, उन्होंने पानी की तरफ माइग्रेशन की एंड अडॉप्ट एक्वेटिक मोड ऑफ लाइफ, और टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ से वो एक्वेटिक मोड ऑफ लाइफ की तरफ आने लग गए। तो जब वो पानी में जा रहे थे तो सो दे स्टार्ट ओवर यूजिंग देयर लेग्स। तो उनके क्या हुआ कि उनकी जो लेग्स हैं उसको ओवर यूज किया, करना स्टार्ट किया, बिकॉज वो स्विमिंग कर सकें, तैर सकें पानी के ऊपर। तो उस ओवर यूज की वजह से आहिस्ता आहिस्ता उनकी लेग्स क्या होती गई, वो बहुत ज्यादा वेल डिवेलप्ड होती गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, इंटरनल फोर्स ऑफ लाइफ विल, उसने इंटरनल फोर्स से एक विल जनरेट हुई, डिजायर प्रोड्यूस टू बी स्ट्रॉन्ग लेग्स, कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेग्स होती तो हम बहुत अच्छे से स्विमिंग कर सकते हैं, हम स्विम करके दूर दूर एरिया तक जा सकते हैं। एंड वेब्ड फीट, वेब्ड फीट की क्यों जरूरत आई, बिकॉज वेब्ड फीट जो है आप इजीली उनकी वजह से वो स्विम भी कर सकती हैं और वेब्ड फीट की वजह से उनकी पानी में जो मूवमेंट की स्पीड है वो भी तेज हो गई। तो लाइक अगर वो किसी फिश को पकड़ना चाह रहे हैं तो उसके लिए स्पीड बहुत जरूरी है, बिकॉज कोई भी लेजी चीज किसी चीज का शिकार नहीं कर सकती। अगर आपको
किसी शिकार को पकड़ना है तो आप उसके लिए आपको फास्ट होना पड़ेगा। तो इस डिजायर ओवर यूजिंग भी करे थे लेग्स को, और एक ये डिजायर प्रोड्यूस हुई कि अगर हमारी फिंगर्स के दरमियान वेब्स होते तो हम बहुत ज्यादा तेजी से मूव कर सकते थे और हम फिशेस को पकड़ के बहुत ज्यादा अच्छे हंटर बन सकते थे और इजीली हमारी लाइफ गुजरती। तो ये एक विल प्रोड्यूस हुई। अब क्या हुआ कि ये आहिस्ता आहिस्ता इनके वेब्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट हुए और इनकी लेग्स भी स्ट्रांग होती गई। तो हर जनरेशन के बाद ये करैक्टर जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा था, और ये इसके बाद आफ्टर मैनी जनरेशंस जो है हमारे पास जो मॉडर्न डे डक्स हैं उनकी एवोल्यूशन है। लाइक अगर हम एंसेस्टर ऑफ डक्स को देखें तो ये दिस इज एंसेस्टर ऑफ डक। आप अगर इसकी फीड देखें तो ये इसके दरमियान कोई भी वेब वगैरह प्रेजेंट नहीं है। दूसरी इसकी बीक भी बहुत छोटी है। बीक क्यों छोटी है? बिकॉज ट्रेशल में ये सीड्स वगैरह पे फीड करते थे, वहाँ इतनी बड़ी बीक की जरूरत नहीं है, लेकिन पानी में उनको क्या करना पड़ता है कि वो उसको फिश पकड़ने, और फिश पकड़ने के लिए उसको बड़ी बीक चाहिए। तो इसलिए उन्होंने ओवर यूज ऑफ बीक की वजह से भी और इंटरनल डिजायर की वजह से भी उनकी बीक क्या हो गई, आहिस्ता आहिस्ता उसकी लेंथ इंक्रीज करती गई। तो ये उसने डक की एग्जांपल भी अपनी हाइपोथेसिस की सपोर्ट में दी थी। जो फिफ्थ उसने एग्जांपल दी थी इन सपोर्ट ऑफ देयर या इट्स हिज थ्योरी, वो थी मोल्स की। मोल्स पता नहीं मैंने, हाँ जी, ये हमारे पास मोल्स है। मोल्स हमारे पास सिंपली अगर आप देखें हम छछूंदर, शायद सराइकी में तो छछूंदर कहते हैं, आई डोंट नो पश्तो में क्या कहते हैं। छछूंदर जो है ये हमारे पास एक टाइप का मोल है। तो हमारे पास मोल्स मोस्टली हम उन ऑर्गेनिज्म के लिए यूज करते हैं या उन एनिमल्स के लिए कि जो हमारे पास अंडरग्राउंड रहे, केव्स में रहे। ठीक है, तो अब हमारे पास जो एंसेस्टर्स थे मोल्स के, दे हैव आईज एंड लिव्ड ऑन लैंड। तो हमारे पास अगर आप इधर देखें तो इसकी आंखें प्रेजेंट हैं और ये एंसेस्टर्स हैं हमारे पास मोल्स के, और ये लैंड पे रहते थे, ट्रेशियल मोड ऑफ लाइफ था। फिर क्या हुआ हमारे पास, वही पहला पॉइंट लमार का, चेंज इन एनवायरनमेंट। चेंज इन एनवायरनमेंट क्या हुआ, अराइवल ऑफ प्रेडेटर, कि अब उस एरिया में पहले इनका प्रेडेटर नहीं था, लेकिन जैसे ही वहां पे एक प्रेडेटर आया, अब क्या हो गया, एनवायरनमेंट चेंज हो गया। पहले ये इजीली लैंड में रहते थे और रात गुजारने के लिए किसी भी जाके किसी कहीं पे भी आराम से बैठ के सो जाते थे। अब क्या हो गया कि हमारे पास इनका प्रीडेटर आ गया। अब प्रीडेटर जो आ गया, अब ये आराम से अगर खुले में सोएं तो इनका प्रीडेटर इजीली शिकार कर लेता था। ठीक है, सो अब इनकी नीड क्या थी, सो दे हैव टू हाइड फ्रॉम प्रीडेटर्स। इन्होंने क्या करना था, प्रीडेटर से छुपना था। फिर इसने क्या किया, उस नीड के मुताबिक दे स्टार्ट हाइडिंग इन अंडरग्राउंड बरोज। तो जब ये क्या हुआ, इन्होंने अंडरग्राउंड बरोज में रहना स्टार्ट किया। जब अंडरग्राउंड बरोज में रहना स्टार्ट किया तो अंदर चूंकि बहुत अंधेरा होता था, तो इनको आईज को इस्तेमाल करना उन्होंने छोड़ दिया, एंड लेस यूजिंग देयर आईज। लेस यूजिंग किस तरह के, लाइक एक तो अंडरग्राउंड बरोज में रह रहे हैं तो वहां अंधेरा था, आंखों का यूज ही नहीं था। दूसरा, प्रेडेटर से बचने के लिए ये नॉकटर्नल हो गए। लाइक अगर यहाँ पे हम लिख लें, लिव्स ऑन लैंड एंड वर डायअर्नल। पहले ये डायअर्नल थे, दिन को निकलते थे, लेकिन फिर चेंज को की वजह से वो क्या हो गए, नॉकटर्नल हो गए। डायर्नल हमारे पास वो एनिमल्स हैं जो दिन को फूड की तलाश में निकलते हैं, और नॉकटर्नल वो हैं जो रात को निकलते हैं। अब एक तो अंडरग्राउंड बरोज में रह रहे हैं, वहां पे भी इनकी आईज का यूज नहीं है। जब ये नॉकटर्नल हो गए तो रात को भी इनको आंखें, क्योंकि इनको नजर इतना नहीं आता था, अंधेरा होता था, तो इन्होंने आंखों का यूज बहुत कम कर दिया। तो आहिस्ता आहिस्ता इनकी आईज क्या होती गई, लेस यूज की वजह से वो लेस डिवेलप होती गई। तो फिर वही सेम फिनोमिना एक्ट किया कि इंटरनल फोर्स ऑफ लाइफ की, उन्होंने कहा एक डिजायर पैदा हो कि हमारे अगर आइस के अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन होता। लाइक अगर आप देखें हमारे पास जो मॉडर्न मोल्स हैं उनमें सोनार का सिस्टम है। लाइक वो किसी भी ऑब्जेक्ट का अंदाजा लगाते हैं कि साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और उनको पता चल जाता है कि आगे कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं। कि भाई हमारे पास अगर आइस के अलावा कोई और चीज, अगर हमारे पास कोई और प्रॉपर्टी आए तो वो ज्यादा बेहतर है। फिर यही चीज के आहिस्ता आहिस्ता उनकी आइज लेस डेवलप हो रही थी, और हर जनरेशन के बाद लेस डेवलप आइज जो हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट हो रही थी। जो हमारे पास इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स का पॉइंट है कि हमारे पास
हर जनरेशन में एक जनरेशन में उन्होंने आइस को लेस यूज किया, लेस डेवलप हुई। फिर नेक्स्ट जनरेशन तो थी उसमें ऑलरेडी लेस डेवलप थी, उन्होंने फिर यूज नहीं किया अपनी लाइफ टाइम में, तो वो और ज्यादा लेस डेवलप हो गई। फिर वो नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट हुआ, और जो थर्ड जनरेशन थी उसमें पहले से ही और ज्यादा लेस डेवलप थी, उन्होंने अपनी भी जिंदगी में यूज नहीं किया, तो उनमें और उससे भी ज्यादा क्या हो गई, लेस डेवलप हो गई। और इस तरह आफ्टर मैनी जनरेशन, हंड्रेड्स या जनरेशंस के बाद हमारे पास उनकी आइज क्या हो गई, पहले वेस्टिजियल हो गई थी और अब बिल्कुल लॉस हो गई। और अगर हम अभी प्रेजेंट डे मोल्स को देखें, तो ये हमारे पास प्रेजेंट डे मोल्स हैं। लाइक इनके बस कोई आई वगैरह ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ ये एक उभरी हुई जगह है नॉब लाइक, और कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। और इनकी आईज जो है बिल्कुल लॉस हो गई हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन। ये हमारे पास जो मोल है, ये जुरासिक, जो लेट जुरासिक पीरियड, लाइक आपने पैलेंटोलॉजी आई डोंट नो पढ़ी है या पढ़ेंगे, आई थिंक इस सेमेस्टर में पढ़ रहे होंगे आप, तो आपको समझ आ जाएगी कि ये लेट जुरासिक और ये कौन से हमारे पास पीरियड है। लाइक हमारे पास पैलियोजोइक है, मीजोजोइक है, सीनोजोइक है। तो मीजोजोइक का एक हमारे पास पीरियड है जिसको हम जुरासिक पीरियड कहते हैं। हमारे पास सीनोजोइक है, मीजोजोइक, हाँ सही है। अच्छा, तो जुरासिक पीरियड है और ट्राइएसिक पीरियड, वो सारे। तो ये जुरासिक पीरियड के दौरान इनकी आइस प्रेजेंट थी, लेकिन मॉडर्न डे मोल्स में हमारे पास कोई आइस प्रेजेंट नहीं है। अच्छा, तो आई होप कि ये आपको एग्जांपल सारी समझ आ गई होंगी और लमार की थ्योरी भी थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी। कोई भी क्वेश्चन है आप लोग फिर से पूछ सकते हैं। अ, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि हमारे पास जो क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ लमार्क थ्योरी थी। क्रिटिकल एनालिसिस के कोई भी हमारे पास कोई थ्योरी, ये अभी तक लॉ इसीलिए नहीं बना, आपने पढ़ा होगा साइंटिफिक मेथड कि अगर थ्योरी रिमेन अनचैलेंज्ड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम तो वो फिर लॉ बनता है। अब चूंकि ये फौरन इसको चैलेंज कर लिया था, डिफरेंट साइंटिस्ट ने इस पे क्रिटिसिज्म किया था, और बहुत से उनके क्रिटिसिज्म के पॉइंट्स जो थे वो सही थे, तो इसीलिए जो है हमारे पास इसीलिए अभी तक ये थ्योरी रही है। तो हमारे पास कौन कौन से इस पे क्रिटिसिज्म हुए थे वो हम स्टडी करेंगे। अच्छा, तो पहला पहला जो क्रिटिसिज्म था वो उन्होंने किया कि चेंज इन एनवायरनमेंट पे, जो पहला पॉइंट था हमारे पास लमार का कि चेंज इन एनवायरनमेंट होती है, और फिर उसके लिए उसकी वजह से नीड में चेंज आता है ऑर्गेनिज्म की, और उस चेंज नीड के मुताबिक ऑर्गेनिज्म डिफरेंट करेक्टर्स अडॉप्ट करता है, और डिफरेंट करेक्टर्स वो वाले करेक्टर्स अडॉप्ट करता है कि जो उसको उस पार्टिकुलर जो चेंज एनवायरनमेंट है उसमें रहने के काबिल बनाते हैं। अब इसका उन्होंने ये कहा कि अगर नीड में चेंज आती है और ऑर्गेनिज्म जो है करेक्टर्स अडॉप्ट करते हैं, उन्होंने कहा कि अब इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनिज्म की जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म जो चाहेगा वो हो रहा है। तो इसीलिए उन्होंने इस पे वो बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म किया कि हमारे पास सिर्फ चेंज इन एनवायरनमेंट की वजह से एवोल्यूशन का प्रोसेस नहीं होता। लाइक हमारे पास सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ चेंज इन एनवायरनमेंट की वजह से हमारे पास सारे ऑर्गेनिज्म चेंज हो जाए। उसने कहा अगर ऐसे होता तो एक पार्टिकुलर एरिया में जिसका एनवायरनमेंट सेम है वहां पे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके सेम कैरेक्टर्स होने चाहिए थे और उन सारे ऑर्गेनिज्म को सेम होना चाहिए था। तो उनमें इतने ज्यादा वैरायटी क्यों है? तो एक तो फर्स्ट पास्टुलेट को इसलिए उन्होंने किया, क्रिटिसाइज किया कि हमारे पास जो चेंज इन एनवायरनमेंट है वो सारे का सारा असरअंदाज नहीं करता। फिर जो पॉइंट टू था उसका लमार का के यूज एंड डिस यूज ऑफ एन ऑर्गन, तो इस ये वाहिद पॉइंट है लमार की थ्योरी का कि जिसपे कोई क्रिटिसिज्म नहीं हुआ और इसको आज तक हर कोई मानता है। बिकॉज ये हम लोग इसको एक्सपेरिमेंटल प्रूव कर सकते हैं। लाइक आप जो भी ऑर्गन अपनी बॉडी का जिम में जाते हो, जो भी मसल को ओवर यूज करते हो वो वेल डिवेलप्ड होता है, ये एक फैक्ट है। और अगर आप उसको नहीं यूज करते तो वो ऐसा ऐसा लेस डिवेलप हो जाता है। लाइक अगर आप देखें जो राइट हैंडेड लोग हैं, ठीक है, तो वो राइट हैंड को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उनका जो राइट हैंड है वो वेल डिवेलप्ड होता है एज कम्पेयर टू लेफ्ट हैंड। चूंकि लेफ्ट हैंड इतना यूज नहीं होता तो वो लेस डिवेलप होता है। जो लेफ्ट हैंडेड लोग हैं उनका लेफ्ट हैंड ज्यादा वेल डिवेलप्ड होता है एज कम्पेयर टू राइट हैंड। फिर उन्होंने क्रिटिसिज्म किया जो थर्ड पास्टुलेट था। थर्ड पास्टुलेट हमारे पास जो था लमार्का के इंटरनल फोर्स ऑफ लाइफ के अंदर से एक डिजायर प्रोड्यूस होती है और वो चेंज लाती है। तो इस पर उन्होंने क्रिटिसिज्म किया कि इस तरह तो ऑर्गेनिज्म कोई भी डिजायर करे और उसकी वो पूरी हो जाए। लाइक उसने कहा कि इस तरह तो पॉसिबल नहीं है कि अगर ह्यूमन बीइंग्स चाहें कि भाई हमें घोड़ों पे या इस तरह सफर करने पे, क्योंकि उस टाइम तो इतनी वो नहीं थी, बहुत तकलीफ होती है लंबे लंबे सफर करने में, तो भाई वो डिजायर करेंगे भाई हमारे पर आ जाए। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि ह्यूमन बीइंग्स जो है वो विंग्स डेवलप कर लें। तो इसलिए इस पॉइंट पे भी बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म किया था हमारे पास डिफरेंट लोगों ने।
ठीक है, तो पहला जो पॉइंट है जिस पे क्रिटिसिज्म हुआ था वो चेंज इन एनवायरनमेंट पे हुआ था कि हमारे पास चेंज इन एनवायरनमेंट की वजह से अगर चेंजेस आती होती सिर्फ चेंज इन एनवायरनमेंट की वजह से, तो जो एक सिमिलर एनवायरनमेंट के ऑर्गेनिज्म है वो सारे के सारे सेम होते, उनमें कोई तब्दीलियां नहीं होती। तो चूंकि उनमें भी वेरिएशंस हैं तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि एनवायरनमेंट के साथ साथ कोई और भी ऐसा कंपोनेंट है या कोई और भी ऐसा एजेंट है जो हमारे पास एवोल्यूशन के प्रोसेस में हेल्प कर रहा है, या एवोल्यूशन का प्रोसेस जिसकी वजह से हो रहा है, सिर्फ एनवायरनमेंट एज अ होल नहीं है, उन्होंने कहा। फिर क्रिटिसिज्म हुआ उसके थर्ड पोस्टुलेट पे कि इंटरनल फोर्स ऑफ लाइफ अगर सब कुछ प्रोड्यूस कर रही है तो क्या है कि अगर एक इंटरनल डिजायर कोई भी प्रोड्यूस करे तो वो उसका करेक्टर डेवलप नहीं हो जाएगा। लाइक अगर ह्यूमन बीइंग्स ये डिजायर करें कि भाई हमारे विंग्स पैदा हो जाएं तो उनके विंग्स पैदा नहीं होंगे। तो ये थर्ड पोस्टुलेट भी बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म का शिकार रहा। दूसरा उन्होंने ये कहा कि इंटरनल फोर्स ऑफ लाइफ का जो एक्सप्लेन किया कि भाई हमेशा जो है हमारे पास ऑर्गेनिज्म सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ मूव करते हैं और डिफरेंट कैरेक्टर्स अडॉप्ट करते जाते हैं। फिर उन्होंने एग्जांपल दी कि हमारे पास जो फर्न्स और कॉनिफर्स हैं, लाइक जब जुरासिक पीरियड था तो ये फर्न्स और कॉनिफर्स बहुत बड़े बड़े दरख्त हुआ करते थे और पूरी यानी कि किंगडम प्लांट्स में पूरी दुनिया में इन्हीं पौधों का राज होता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि ये इतने कम्प्लेक्सिटी से वापस सिंप्लिसिटी की वजह तरफ आए, और अब अगर हम फर्न्स और कॉनिफर्स को देखें तो वो ज्यादातर उसमें से जो है वो बिल्कुल जड़ी बूटियां जितने रह गए हैं, या वो दरख्त जो है बहुत छोटे छोटे हो गए हैं, बुशेस बन गए हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास अगर वो इंटरनल फोर्स ऑफ लाइफ ने वहां पे उल्टा काम क्यों किया, वहां पे वो कम्प्लेक्सिटी से सिंप्लिसिटी की तरफ क्यों आए। जो लास्ट पॉइंट बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज हुआ था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स के, लोगों ने कहा था कि ये बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है कि जो कैरेक्टर ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ टाइम के दौरान एक्वायर करे वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो। लाइक सबसे पहले बहुत से साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए थे, वो हम एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। और सबसे ज्यादा जो क्रिटिसिज्म किया था वो चाइनीज ने किया था। लाइक चाइनीज के यहाँ एक ट्रेडिशन है कि वहां पे जो छोटे साइज का पाँव है उसको एक ब्यूटी का साइन समझा जाता है कि जिसके पाँव छोटे होंगे होते हैं वो ब्यूटीफुल लेडी होती है, या वो बंदा या मर्द एक उसके यानी कि एक खूबसूरती का एक साइन माना जाता है। तो वो क्या करते हैं कि जैसे उनका कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद वो थोड़ा सा चलने लगता है तो उसको लोहे के या लकड़ी के जूते पहनाना स्टार्ट करते हैं ताकि इसका जो पाँव का साइज है यहीं पे रुक जाए और वो ज्यादा लंबा ना हो। ठीक है, तो चाइनीज ने ये क्रिटिसाइज किया कि हमारे, उन्होंने कहा ना कि एवोल्यूशन पे बहुत टाइम लगता है, तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास हजारों सालों से ये ट्रेडिशन आ रहा है कि हम लोग हर जनरेशन को ये जो है लोहे के या लकड़ी के जूते पहनाते हैं। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हमारे पास ऑर्गेनिज जो हमारा न्यूली जो हमारे पास बच्चा है वो पैदा हो और ऑलरेडी उसके छोटे पाँव, और अगर हम उसको ये लोहे के और लकड़ी के जूते ना पहनाए तो उसका पाँव वैसे ही इतना बड़ा हो जाता है, अपने माँ बाप की तरह नहीं होता। तो वो कहते हैं अगर इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स होती तो हजारों साल से जो ये ट्रेडिशन चलती आ रही है तो अभी हमें जो है वो लोहे और लकड़ी के जूते पहनाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि उन जो हमारे पास जितने भी नए ऑफस्प्रिंग्स पैदा हो रहे हैं उनके पहले से ही छोटे पाँव होते हैं। ठीक है, दूसरा एक और क्रिटिसिज्म किया गया कि हमारे पास बहुत से दुनिया के कल्चर्स में नाक सिलवाने और कान सिलवाने का एक ट्रेडिशन है। ठीक है, और ये भी हजारों सालों से चलता आ रहा है कि हजारों सालों से जो है हमारे पास फीमेल्स जो है वो अपने कान में भी सुराख करवाती हैं कांटे वगैरह पहनने के लिए, और नाक में भी बोर्स करवाती हैं या सुराख करवाती हैं। तो उन डिफरेंट ट्रेडिशन के साइंटिस्ट और उन लोगों ने भी क्रिटिसिज्म किया कि हमारे पास हजारों सालों से हम कान में सुराख कर रही हैं लेकिन आज भी तक कोई ऐसा बच्चा पैदा नहीं हुआ कि जिसके ऑलरेडी कान में सुराख हो। मीन अगर इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स होती तो जो पेरेंट्स कैरेक्टर एक्वायर कर रहा है, लाइक उसने सुराख कराया कराया, तो ये अगर इनहेरिट हो रहा है तो बच्चे में लाजमी पहले से ही कानों में क्या होना चाहिए था, सुराख होने चाहिए थे। तो इसमें भी उन्होंने बहुत क्रिटिसिज्म किया। लाइक इसके अलावा जो हमारे पास बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो इतने ज्यादा वेल डिवेलप उनके मसल्स होते हैं, लेकिन अगर उनका बच्चा वापस बॉडी बिल्डिंग ना करे तो उसके मसल्स वेल डिवेलप नहीं होते। इट मींस इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स नहीं हुई। तो सबसे ज्यादा जो क्रिटिसिज्म हुआ था वो इसी पॉइंट पे हुआ था, जो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स के, जो हमारे पास लमार्क ने कहा था कि जो भी कैरेक्टर पेरेंट्स इनहेरिट करते हैं या सॉरी एक्वायर करते हैं ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम वो उनके बच्चों में ट्रांसफर हो जाता है। और ये सबसे ज्यादा इसका गलत पॉइंट था जिसके ऊपर इसको इतना क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा और उसकी थ्योरी रिजेक्ट हो गई। इसकी थ्योरी के बाद 70 इयर्स तक ये मानी जाती थी, लेकिन फिर उसके बाद जब इस पे डिफरेंट क्रिटिसिज्म हुआ तो फिर इसकी थ्योरी को उन्होंने क्या कर दिया,
अभी तक ये थ्योरी है, इसलिए ये लॉ में कन्वर्ट नहीं हुई। दूसरा, हमारे पास डिफरेंट साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके उनकी क्रिटिसाइज किया था। लाइक चूंकि हमारे पास साइंस, एवोल्यूशन साइंस और इसमें एक्सपेरिमेंट्स की बेस पे बात होती है, तो हमारे पास डिफरेंट साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स किए और उन्हें अपने जो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स थे उनकी बेसिस पे लमार्क पे क्रिटिसिज्म किया। हमारे पास अगस्ट वीजमैन ने एक्सपेरिमेंट किया था, कैसल एंड फिलिप्स ने एक्सपेरिमेंट किया था और लोब ने एक्सपेरिमेंट किया था, और ये एक्सपेरिमेंट अगेंस्ट थे लमार्क की थ्योरी के, तो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया। तो आई थिंक आज के लिए इतना बहुत है। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो सो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और दूसरा, इंटरेस्ट लेना भी आप लोग स्टार्ट करें क्लासेस में, और मैं इंशाल्लाह नोट्स की भी पिक्चर्स लेके अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह क्लास में, वो भी आप लोग ले लीजिएगा। लेकिन मेरे ख्याल में जो मैं इतना ज़्यादा बोलता हूँ लेक्चर में, ये आप लोग खुद भी नोट्स बना सकते हैं, ये इनफ है। ठीक है, सो आज तक के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक फॉर योर पार्टिसिपेशन इन द लेक्चर। खुदा हाफिज़।